वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर। एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। सर्कल का एरिया हम लोग सीख चुके हैं, सेक्टर का सीख चुके हैं, सेगमेंट का सीख चुके हैं। आगे फिर भी ये सब भी यूजफुल होगा, प्लस साथ में मिक्स क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 इस वीडियो में रहेगा। पहले तुम 10 का 10 क्वेश्चन को पूरा देख लो स्क्रीन में पॉज करके, उसके बाद डिसाइड करना तुम्हें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। एक सर्कल का मुझे सर्कमफेरेंस दे दिया है 88 सेंटीमीटर, उसका क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है कितना होगा। तो जैसे कि हम अपना फिगर बनाएंगे हर मैथ में, तो ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस को मैंने ओ ए मान लिया है, जिसको आर कहेंगे। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे आर जरूरत है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन circumference of the circle is equal to दिया हुआ मुझे 88 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां पे अगर हम 2 इंटू पाई का वैल्यू रख देते हैं और r का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r इज इक्वल टू 88 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। 2 से काटेंगे 44, 22 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि r इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। r जैसे ही मिल गया हम निकाल सकते हैं ना, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 टू जा 14। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया सर्कल का। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब होता है अगर सर्कल को हम बराबर 4 हिस्सा में बांट दे तो उसका एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा, क्वाड्रेंट 1/4, तो निकाल सकते हैं हम। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 616। इसे काट दो, कितना होगा? 4 15 जा 4, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एक एक क्वाड्रेंट का एरिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इजी सॉल्यूशन भी हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 22 को। अ रोप बाय व्हिच अ काउ इज टेथर्ड इज इंक्रीज फ्रॉम 16 मीटर टू 23 मीटर। क्या बोल रहा है? एक गाय को एक खूंटी की सहायता से बांधा हुआ है, रस्सी का लंबाई है 16 मीटर पहले, बाद में उस रस्सी को बढ़ा के 23 मीटर कर दिया जाता है। तो हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेज। अब जो है वो गाय जो है कितना अधिक घास को उस ग्राउंड से चर लेगा, ये बताना है, यानी कि हमें एरिया निकालना है। तो क्या करना है, पहले हमको जो है मान लेते हैं गाय इतना सर्कल को कवर कर रहा था विथ रेडियस 16 मीटर। ठीक है, तो हम इसे ओ ए रेडियस मान लेते हैं और स्मॉल आर मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि लेट द काउ ग्रेज्ड, ये पास्ट टेंस, पहले खा रहा था कितना में? 16 मीटर जब इसका रस्सी का लंबाई था। द काउ ग्रेज्ड द ग्रास इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 16 इंटू 16। इसे कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब when the rope increased
बाई 23 मीटर। 23 मीटर जब कर दिए तब नाउ काउ कैन ग्रेज, कितना घास खा सकता है टोटल ये बताते हैं। नाउ काउ कैन ग्रेज इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका रस्सी का लंबाई को बढ़ा के यहाँ 23 कर दे रहे हैं। तो यहां से ऐसे गोल घूमते हुए ये काव जो है अब ग्रास को खाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो ये ओ बी मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं कैपिटल आर जो है 23 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया ना। तो गाय जो है अब इतना जगह का घास चर सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 22/7 इंटू 23 इंटू 23। इतना क्लियर है। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कितना अधिक खाएगा ये बताओ, हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेज, कितना अधिक खाएगा। यानी कि जो पहले खा रहा था वो तो है, अब जितना खा रहा है उससे अगर हम पहले खाया हुआ घास को माइनस कर दे तो ये मेरा एडिशनल वाला एरिया मिल जाएगा। कितना एरिया का मुझे घास खाएगा वो काउ। तो हम निकालते हैं देयरफॉर एडिशनल एरिया इज इक्वल टू, तो एडिशनल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे। देन तो इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 23 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 16 का स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पे 22/7 को कॉमन ले ले क्या बचेगा, 23 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं इसको। तो 23 प्लस 16 इंटू 23 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू, इसे अगर प्लस कर देंगे तो 39, इसे माइनस करेंगे तो 7 7 7 कट गया। 22 को 39 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 858 मीटर स्क्वायर एडिशनल घास वो खा जाएगा काउ। कॉन्सेप्ट क्लियर। जो रिंग वाला मैथ था तुम्हारा सर्किल में वही मैथ है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट को अलग कर दिया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a horse is placed for grazing inside a rectangular field 70 मीटर by 52 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया है। इट इज tethered to one corner, एक कॉर्नर में घोड़ा को बांधा गया है। by a rope 21 मीटर लॉन्ग, रोप का लंबाई दे दिया मतलब आर दे दिया हमको। और हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, वो कितना एरिया का घास खा जाएगा हम इजीली निकाल सकते हैं। हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज, और कितना एरिया का घास बच जाएगा, क्योंकि रोप उतना ही लंबा है तो उतना ही दूर तक वो खा पाएगा। तो चलो फिगर अगर बना लेंगे ना तो ये मैथ 1 मिनट में बन जाएगा। देखो पहले तो बोला है रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल का साइज दे दिया है हमको 70 मीटर बाई 52 मीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। घोड़ा कहां बांधा हुआ है, मान लो हम मान लेते हैं कि इस कॉर्नर में घोड़ा बांधा हुआ है। 21 मीटर लंबा रोप है, तो मान लेते हैं यहां तक 21 मीटर लंबा रोप है, ठीक है। तो ये घोड़ा जब यहां से घास खाएगा ये ऐसे 21 मीटर लंबाई का एक जगह बना लेगा। क्या बन गया, ये मेरा एक सेक्टर बन गया। तो अगर हम सेक्टर का एंगल देखें तो ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर इसका हम नाम दे देते हैं एम और एन, तो ये बी एम मेरा आर का काम करेगा जो 21 मीटर है। सारा चीज क्लियर हो गया। तो अब हम इजीली मैथ को बना सकते हैं। देखो फटाफट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि द एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, एकदम फटाक से इसको हम लोग कर लेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, क्योंकि वो मेरा सेक्टर है। तो पाई मतलब 22/7, आर कितना था रोप का जो आर है यानी 21 का स्क्वायर, इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कॉर्नर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे घोड़ा बांधा हुआ है। तो इसे अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 4 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास 33 इंटू 21/2,
इजिकल टू 33 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 693/2। इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट से भी कम समय में निकल गया। अब सेकंड में चलते हैं कि कितना एरिया बच जाएगा। तो बच जाएगा इतना एरिया, इसके लिए मुझे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया से अगर इस सेक्टर के एरिया को हम माइनस कर दे तो जो घास नहीं खा पाया है घोड़ा उसका एरिया बच जाएगा। तो चलो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। L कितना है 70 इंटू बी 52। तो इसे अगर मल्टीप्लाई कर ले तो कितना होगा 3640 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर अनग्रेज्ड एरिया इज इक्वल टू, अनग्रेज्ड एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का जो एरिया है 3640, इससे जो एरिया का घास वो खा गया यानी सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 3293.5 मीटर स्क्वायर। हो गया ना दोनों आंसर। तो फिगर बनाने से कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आता है, मैथ इजीली बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हॉर्स इज tethered to one corner of a field which is in the shape of an equilateral triangle। अब क्लियर हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ जिसका साइड 12 मीटर है और उसका एक कॉर्नर में जो है हॉर्स को हमने खूंटी की सहायता से बांध दिया। इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 7 मीटर, रोप का लेंथ दे दिया मतलब रेडियस मिल गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड व्हिच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, उस एरिया को निकालना है जिसे हॉर्स नहीं खाया है घास को। तो पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। मान लेते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका नाम हमने दे दिया ABC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर साइड इक्वल होगा 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर। घोड़ा को इस कॉर्नर से मानो बांध दिए है जिसका रोप का लंबाई है 7 मीटर। अगर हम इसका नामकरण दे दे M और N तो ये ACM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर जो मेरे रेडियस का काम करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना डिग्री का होगा, ये मेन है, ये अगर पता चल गया तो मैथ बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। चलो क्विक करते हैं एकदम, क्योंकि कैन नॉट ग्रेज जो नहीं खाया उसका निकालना है। तो पहले हम ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितना है, साइड है 12, तो 12 इंटू 12 मतलब अगर 3 से काट दिया जाए तो 36 इंटू 1.732 यानी इसका वैल्यू कितना निकलेगा 62.352। ये मेरा निकल गया मीटर स्क्वायर। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल लिया। अब सेक्टर का निकाल लेते हैं। नाउ द एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जितना का घास वो खा सकता है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा πr² इंटू θ/360। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पाई का वैल्यू 22/7, आर है मेरे पास 7 तो 7 इंटू 7, थीटा है मेरे पास 60 तो बाई 360। अगर इसे काट दिया जाए 6 से, अगर इसे 7 काट दिया जाए, इसे 3 से काट दिया जाए और 11 तो कितना हो जाएगा 77/3। इसे अगर हम लोग पॉइंट में निकाल लेते हैं तो 25.67 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर हॉर्स कैन नॉट ग्रेज वाला एरिया निकाल सकते हैं हम, एरिया विच हॉर्स कैन नॉट ग्रेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया 62.35 माइनस ये जो मेरा सेक्टर का एरिया निकला, जितना का हिस्सा का घास खा रहा है उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36.68 मीटर स्क्वायर का घास बचा हुआ रह गया। गॉट इट? एक तरह का मैथ चल रहा है, सिर्फ बाहर वाला शेप अलग अलग मिल रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, 4 cows are tethered at the 4 corners of a square field of side 50 मीटर। यहाँ पे मुझे जो स्क्वायर दिया गया है इस तरह से, ये एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड मेरा 50 मीटर है, ये बोल दिया है हर एक साइड 50 मीटर होगा। तो अगर हम बोलते हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है और हर साइड 50 मीटर है, इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। चारों कॉर्नर में 4 गाय को बांध दिया गया है। क्लियर? तो बोल रहा है ईच कैन ग्रेज द मैक्सिमम अनग्रेज्ड एरिया, मतलब हर एक गाय जो है मैक्सिमम अनग्रेज्ड एरिया को खा जाएगा। तो क्या करेगा, यानी कि ये जो स्क्वायर दिया ना 50 मीटर, अगर हम इसको हाफ कर दे 25 मीटर, मान लो इसे m ले लिया, ये जो 25 मीटर स्क्वायर वाला जो रेडियस बनेगा ना, ये एक काव इतना घास खा जाएगा तो दूसरा काव जो है वो इस एरिया तक पहुंच जाएगा कि और कुछ बचेगा नहीं, दोनों एक जगह पे मिल जाएगा। इसी तरह से ये तीसरा गाय जो है वो इतना एरिया का घास खा जाएगा और चौथा जो है वो इतना एरिया का घास खा जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो रस्सी का लंबाई और इसका जो रस्सी का लंबाई है वो सेम रहेगा, तभी वो मैक्सिमम अनग्रेज्ड एरिया को खा पाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो बताओ व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड। ये जो एरिया है इसका तुमसे पूछा गया है कि कैसे निकालना है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिगर देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है। इस तरह से फिगर को ड्रॉ करो मेरे जैसा और मैथ को बनाओ, तुम्हारा मैथ बहुत इजी तरीके से बनेगा। तो चलो, जिस तरह से हमें कहा गया है कि व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट, यानी कि पूरे स्क्वायर में से अगर हम ये जो चारों का चारों गाय घास को खा जा रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। तो पहले हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब यहां पे मुझे 50 दिया हुआ है, साइड 50, तो 50 इंटू 50 यानी कि 2500 मीटर स्क्वायर मेरा निकल गया स्क्वायर का एरिया। इससे अगर हम ये चारों सेक्टर को माइनस कर दें तो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर चारों सेक्टर का एरिया बराबर होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस सबका बराबर हमने बांट दिया है, हाफ 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 हाफ। जो इसका साइड था 50 उसका हाफ कर दिया 25 मीटर, और चारों एंगल जो होता है स्क्वायर में वो 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो चारों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम एक सेक्टर का लिखते हैं, ठीक है। 1 काउ कैन ग्रेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही होगा फॉर्मूला। तो पाई की जगह पर हमें बोला है 3.14 लीजिए, आर की जगह पर 25 इंटू 25 इंटू ये एंगल है मेरा 90 बाई 360। कुछ मत करो, अब हम सीधे सीधे यहां लिखते हैं देयरफॉर 4 काउ कैन ग्रेज इज इक्वल टू, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा ना, चारों गाय कितना तुम्हारा घास खा ले रहा है वो एरिया निकल जाएगा, तो 90 बाई 360। तो इसे अगर काट देंगे 4 से, ये 4 कट जाएगा, क्या बच गया मेरे पास 3.14 इंटू 25 इंटू 25, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा 1962.5 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा गया अनग्रेज्ड एरिया, देयरफॉर अनग्रेज्ड एरिया इज इक्वल टू अनग्रेज्ड एरिया इज इक्वल टू, हम स्क्वायर का जो एरिया है उससे जितना घास वो चारों गाय मिलके खा ली है
उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 537.5 मीटर स्क्वायर आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? तो मैथ भी इजी लगेगा बनाने में, मैथ्स बनाने में मजा आएगा, मैथ्स से तुमको प्यार हो जाएगा। डरो मत, मैथ्स को बनाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन द गिवन फिगर OPQR इज अ रोम्बस। इस फिगर में OPQR एक रोम्बस है जिसका 3 वर्टिसेस जो है वो सर्कल पर है और एक वर्टिस जो है सेंटर O में है। इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस मुझे दिया हुआ 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का मुझे रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखो कॉन्सेप्ट को समझ लो। यहाँ ये क्या है, एक रोम्बस है, यानी कि ये जो चारों साइड है उसका इक्वल है। प्लस यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए ओपी, OQ और OR ये तीनों तो सर्किल का रेडियस भी है। तो रेडियस है इन द सेंस हम इसको R बोल सकते हैं। तो चलो इसको हम मान लेते हैं R है। क्लियर? अब हम एक चीज रोम्बस में क्या जानते हैं कि अगर एक डायगोनल दिया हुआ है, अगर हम दूसरा डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो दोनों डायगोनल आपस में होगा ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर इस पॉइंट का नाम हम लोग M दे देते हैं तो OM इज इक्वल टू MQ और PM इज इक्वल टू MR होगा। ये कॉन्सेप्ट है रोम्बस का, डायगोनल का। तो यहां से हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं कि लेट ड्रॉ अ डायगोनल PR which bisects the diagonal OQ at M। M पॉइंट पे जो है ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। इन द सेंस हम कह सकते हैं देयरफॉर OM इज इक्वल टू MQ एंड ये भी बोल सकते हैं कि PM इज इक्वल टू MR। इतना बोल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो OP है इन द सर्कल OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू, ये तो R है ना, रेडियस है, ये हमने मान लिया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, OQ अगर रेडियस है और OM जो है MQ के बराबर है, यानी कि ये बाइसेक्ट हुआ है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना OM इज इक्वल टू हाफ OQ यानी कि हाफ R। ये क्लियर है? अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। ट्रायंगल OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये मेरा PM P का काम करेगा, OM B का काम करेगा और OP मेरा H का काम करेगा। अगर इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे काट के ऐसे थोड़ा सा अलग तरह से दिखा दे तो ये P है, ये M है, ये O है, ये राइट एंगल है। तो ये मेरा P का काम करेगा, ये B का और ये H का। या तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल भी मत लिखो, राइट एंगल ट्रायंगल लिखो, एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल OMP, इसमें हमें क्या मिल रहा है कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं OP के जगह पर कि R स्क्वायर, PM के जगह पर PM ही रहने दो, OM के जगह पर हम लिख सकते हैं ना हाफ R स्क्वायर, यानी हाफ R का स्क्वायर। तो हम अगर निकालेंगे PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 4, इसको होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ये R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे 4 एलसीएम लेके, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू, यहां से बचेगा 3R स्क्वायर बाई 4
अंडर रूट हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, √3r/2। तो ये निकला मेरा पीएम का वैल्यू। अगर ध्यान से देखो ये डायगोनल क्या है, पीएम का 2 गुना है, पीएम पीआर का हाफ था तो पीआर पीएम का डबल होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पीआर इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे क्या करो, इस 2 को इधर लेके आ जाओ, देयरफॉर पीएम इंटू 2 यानी 2pm इज इक्वल टू √3r। अब हम देखो 2pm का मतलब क्या हो जाएगा, पीआर हो जाएगा, तो पीआर इज इक्वल टू √3r। ये निकल गया अपना डायगोनल पीआर, पीआर मतलब डायगोनल है और ओक्यू भी डायगोनल है, जो मेरा आर है वैल्यू ओक्यू का। तो अगर दोनों डायगोनल निकल जाता है तो हम लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पी आर इंटू ओ क्यू। अगर इसको हम लोग वैल्यू पुट कर दे, पी आर का वैल्यू देखो निकला है √3r और ओ क्यू का वैल्यू है r, क्योंकि रेडियस है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना √3/2 इंटू r²। इसको ऐसे ही रहने दो। देखो एरिया ऑफ द रोम्बस हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो एरिया और ये जो एरिया दोनों तो आपस में बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं √3/2 इंटू r² इज इक्वल टू 32√3। तो r² इज इक्वल टू अगर निकाले 32 इंटू √3 इंटू 2/√3, तो √3 कैंसिल, देयरफॉर ये r² था, देयरफॉर r इज इक्वल टू अगर निकाले तो √32 इंटू 2, तो इसको अगर लिख लेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये ब्रैकेट से जब निकलेगा r इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी कि r इज इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। यही तो हमें निकालना था ना, रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, मैथ्स को बनाओ, बहुत इजी तरीके से मैथ अपने आप बनता चला जाएगा। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 27 बनाते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 27, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। क्या होता है ये इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल? देखो अगर एक स्क्वायर तुमको दिया हुआ है ना, अगर एक स्क्वायर तुमको दिया हुआ है, अगर इसके अंदर इस साइड्स को टच करते हुए कोई सर्कल बनता है ये, तो इसे कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी अंदर साइड बना है, इन। क्लियर? अगर बोलता है कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम मतलब चारों ओर, तो बाहर बाहर, यानी कि इस कॉर्नर सबको टच करते हुए, वर्टिसेस को टच करते हुए जो सर्कल बनेगा उसे हम कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। क्लियर है इतना? तो हम अगर अंदर वाले सर्कल को देखें, यहां से यहां जो साइड का होगा, यहां से यहां जो साइड का होगा, ये पूरा को अगर देखें तो ये तो सर्कल का डायमीटर बनेगा। अगर सर्कल के डायमीटर को ध्यान से देखें, ये जो साइड है और ये जो डायमीटर है दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इस स्क्वायर के अंदर में है। तो हम कह सकते हैं कि इन inscribed circle, in inscribed circle, in inscribed circle, the diameter of the circle is equal to side of square, side of the square। देखो अगर इस फिगर को हम अलग से बना के दिखाएं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ये है स्क्वायर, ये इसका साइड है ए बी सी सी डी और डी ए, ये मुझे बोला गया है 10 सेंटीमीटर है।
अगर हम यहां से सर्किल को बनाएं, ये जब टच करते हुए बनेगा ये सर्किल, तो ये जो बनेगा ना, यहां से लेके यहां तक जो सेंटर के बीच से जाएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए PQ है, ये PQ AD और BC के बराबर होगा। सेम अगर इधर से भी डायमीटर को ड्रॉ कर लो तो AB और DC के बराबर वो डायमीटर होगा। डायमीटर तो सब सेम होगा ना, तो डायमीटर अगर मुझे पता चल गया तो हम रेडियस निकाल सकते हैं ना। रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ डायमीटर, D/2 होता है रेडियस। तो देयरफॉर द रेडियस of the circle is equal to D/2। तो इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर क्या था, यहां पे हम लिख सकते हैं ना 10 सेंटीमीटर। तो D/2 मीन्स 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आर जैसे ही मिल गया, हम कह सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 लेंगे, आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये तो पहला का आंसर निकल गया, कितना इजी। अब सेकंड वाले में आते हैं जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल बोला है। अगर हम लोग इसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल को भी अलग से ड्रॉ कर ले तो ध्यान से देखो, अगर ये मेरा एक स्क्वायर दिया हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें कि हर एक वर्टिसेस को टच करते हुए सर्किल बने, तो सर्किल का डायमीटर क्या होगा, ये जो डायगोनल है ABCD जो स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल है AC, इसके बराबर इसका डायमीटर होगा। यानी कि अगर हमको डायगोनल पता चल जाए तो सर्किल का डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर मिलेगा तो हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे तो एरिया निकाल लेंगे। तो पहले इसका डायगोनल को निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इस स्क्वायर को देखें 90 डिग्री का एंगल बना है, इसे हम कह सकते हैं P है, ये B है, तो ये H है, H निकाल लेंगे। P और B तो हमें पता है 10 सेंटीमीटर है जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, तो हम पहले H निकालेंगे। तो इन स्क्वायर 2 नंबर के लिए इन स्क्वायर हम कह सकते हैं कि डायगोनल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो डायगोनल AC इसकी जगह पर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू जब निकालेंगे अंडर रूट 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर से 10 बाहर निकल जाएगा, रूट 2 ऐसे रह जाएगा, तो डायगोनल मिल गया मुझे। डायगोनल क्या मिले मेरे लिए, तो हम लिखेंगे कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो जैसे डायमीटर ऑफ द सर्कल लिखे, दैट मीन्स कि D इज इक्वल टू हो गया 10√2, तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू D/2 यानी 10√2/2 डिवाइड कर दोगे तो 5√2, तो R मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम यहां लेंगे 3.14 इंटू R क्या है 5√2 इंटू 5√2, तो इसे सॉल्व कर लिया जाए। 3.14 इंटू 5/5 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो इसे अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट निकलेगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आया अलग अलग फिगर को बनाने से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 28 को जल्दी से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब सर्किल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर का जो है एरिया का रेशियो बताना है। तो पहला ऐसा करते हैं,
कि हम एक सर्कल बना लेते हैं अपना, ये हो गया अपना सर्कल, और इसके अंदर एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी जो सर्कल के अंदर है, सेंटर हो जाएगा ओ। एक चीज जान के रखो, ये जो डायमीटर होता है ना, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर और ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, ये एक ही चीज है। यानी कि जो मेरे लिए सर्कल के डायमीटर का काम कर रहा है, वही मेरा स्क्वायर का डायगोनल का काम कर रहा है। तो ये दोनों जो है स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, यानी कि एओ एसी और बीडी डायगोनल हो जाएगा, और मेरा डायमीटर हो जाएगा एसी या बीडी सर्कल का। तो हम लिख लेते हैं लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ को जैसे हमने सर्कल का सेंटर माना, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AOC is equal to BOD is equal to डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना R/2, सॉरी 2R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2R, ठीक है। और साथ में हम लिख सकते एंड BAC एंड BD आर diagonal of the square डायगोनल भी लिख दिया हमने AC और BD को। अब देखो ध्यान से, नाउ हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, पहले ही पूछा है ना एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर ही फिलहाल रहने दो, क्योंकि हमें तो रेशियो में निकालना है, हो सकता है कोई चीज कट जाए। तो आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ऐसा लिख रहे हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। स्क्वायर एक रोम्बस होता है, क्योंकि इसका डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट होता है, और वो भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट होता है, चारों साइड भी इक्वल होता है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है डायगोनल होता है, रोम्बस होता है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, यानी कि AC इंटू BD। अब ध्यान से अगर तुम देखो, हाफ इंटू AC इंटू BD, AC क्या है मेरा डायमीटर है, डायमीटर को हमने लिखा है 2R, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2R, BD को भी सेम हम लिख सकते हैं 2R। तो क्या हो जाएगा, ये 2 अगर कट जाएगा, क्या बचेगा 2R स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा है देयरफॉर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू स्क्वायर। पहले सर्कल का बोला है, तो पहले हम सर्कल का एरिया लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और साथ में लिख लेते हैं इज टू 2R स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, आर स्क्वायर देखो कट गया, तो इजिकल टू पाई इज टू 2, यही तो दोनों का एरिया का रेशियो है। इजी है मैथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल बना हुआ है, जिसका एरिया दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर कब निकलेगा मेरे ट्रायंगल का, जब मुझे साइड का पता चलेगा। तो देखो क्या करते हैं, पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मान लेते हैं कि ABC हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो पहले फिगर को, एक सर्कल इसके अंदर जो बना हुआ रहेगा, सर्कल जब बनाएंगे ना हम ट्रायंगल के अंदर में, तो वो अपने इस हर एक साइड को जो है ना बाइसेक्ट कर देगा। कहने का मतलब है, अगर हम नाम दे देते हैं MN
और P, तो BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, NC इज इक्वल टू AN हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अगर मेरा O को हम सेंटर मान लेते हैं तो ये मेरे रेडियस का काम करेगा कौन? OM। OM अगर मेरा रेडियस का काम करेगा तो ये जो है AO के बीच ना एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ये जो AM है ना, इसको ये जो OM तुम देख रहे हो सेंटर, ये 3 हिस्से में बराबर हिस्से में बांटता है। यानी कि अगर हम इसे मान लो Q नाम देते हैं तो हम बोल सकते हैं OM इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू AQ। ये 3 हिस्से में बराबर हिस्से में बांटता है, यानी कि एक AM जो है वो एक OM का 3 गुना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलो अब हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं कि लेट द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड को हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड को हम मान लेते हैं A। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड A मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A हो जाएगा। अब चूंकि यहां मेरा सर्किल जो है इंस्क्राइब्ड है, हेंस सर्किल इज इंस्क्राइब्ड, देयरफॉर हम कह सकते हैं BM इज इक्वल टू MC। अभी एक ही लेके हम मैथ बना लेते हैं, तुमने कॉन्सेप्ट को समझ गया होगा। तो BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा। ये बाइसेक्ट 2 है तो BC अगर ये है तो BM कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब आते हैं हम अपना सर्किल में पहले कि एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू, यहां मेरा आर का काम कौन कर रहा? OM, OM का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको जो है एरिया ऑफ सर्कल देखो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पाई इंटू OM स्क्वायर इज इक्वल टू 154। देयरफॉर अगर हम OM स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल ले तो 154 बाई पाई मतलब 22 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा। इसे अगर काटोगे तो 7 से कट जाएगा। देयरफॉर OM इज इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट 7 इंटू 7 यानी 7 सेंटीमीटर निकल गया तुम्हारा OM। मैंने अभी कहा था कि इन ट्रायंगल ABC AM इज इक्वल टू 3 इंटू OM होता है, ये इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यानी कि AM इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो AM अगर तुम्हारा 21 सेंटीमीटर निकल गया, अगर हम यहां से ट्रायंगल को काट के थोड़ी देर के लिए इसे निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो तो AB को काट के निकाल लिए, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा H का काम करेगा, ये P का और ये B का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहां जैसे ही मुझे समझ में आ गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB को लिख सकते हैं ना, A स्क्वायर हमने माना था, AB को माना था A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो AM कितना निकला था मेरा? अभी निकला 21 का स्क्वायर प्लस ये BM स्क्वायर, BM कितना था अपना? BM जो है A/2 था, तो A/2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू 441 प्लस, इसको अगर सॉल्व करें तो A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। उसे हम अगर इधर लेके आ जाए A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 441। देयरफॉर इसे अगर सॉल्व करें 4 एलसीएम हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 441। देयरफॉर 3A स्क्वायर इज इक्वल टू अगर करें 441 इंटू 4
देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर करे 441 इंटू 4/3 पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। 441 का होता है 21, 4 का होता है 2/√3 रह जाएगा ये, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 42/√3। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करके नीचे से हटा दे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 42 इंटू √3/3, इसे काट देंगे तो 14, यानी कि a इज इक्वल टू 14√3। तो अगर हम इससे कहें कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक को, यानी 14 इंटू √3। तो इसे अगर 3 इंटू 14 इंटू √3 करोगे तो क्या निकलेगा 72.66 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैथ थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, बट कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करके समझोगे तो मैथ इजीली बन जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज 42 सेंटीमीटर। व्हील मतलब सर्कल, तो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट कंप्लीट इन अ 19.8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। 19.8 किलोमीटर लंबा जर्नी किया तो व्हील कितना बार रेवोल्यूशन हो, मतलब कितना बार चक्कर लगाया, घुमा है, वो निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, व्हील का मतलब सर्किल है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये व्हील है। व्हील का तुमको रेडियस दे दिया है 42 सेंटीमीटर, ओ ए, इतना लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। देयरफॉर द सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, जो 2 पाई होता है सर्किल का वही यहां काम आएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42, तो 6 7 या 42, तो 6 2 12, 22 इंटू 12, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 24 4 6 2 264 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस हुआ। मतलब जब ये एक चक्कर लगाएगा, एक बार घूमेगा, तो 264 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 19.8 किलोमीटर। अब यहां जरा ध्यान दो, यूनिट अलग अलग है, किलोमीटर और सेंटीमीटर, तो दोनों यूनिट को मुझे सेम करना है। सुविधा रहेगा किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19.8 का मतलब इनटू किलोमीटर से पहले मीटर करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस सेंटीमीटर में। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? अब हम निकालते हैं टोटल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि कितना बार घूमेगा। एक बार घूमने पे इतना जाता है ना, तो टोटल डिस्टेंस से अगर एक चक्कर लगाने पे जितना डिस्टेंस जा रहा डिवाइड कर दे तो ऑटोमेटिक मेरा रेवोल्यूशन निकल जाएगा, कितना चक्कर लगाया निकल जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएगा। तो इजिकल टू 19.8 इंटू 1000 इंटू 100 बाई 264। अगर हम इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 0 और ये 0 को हम काट देते हैं। देखते हैं इसको 4 से कटता है क्या, तो 4 6 24, 4 6 24 66, ये कटेगा क्या 4 से? 4 से इधर कट जाएगा, 4 25 0। अब 66 से इसको देखो तो 3 बार में कट जाएगा क्या, 3 6 8 3 6 18 19, तो कितना हो गया 325 75 0 0, 7500 रोटेशन आंसर। मजा आया? इससे इस वीडियो में 10 का 10 क्वेश्चन, अगर तुम्हारे लिए हार्ड था अब तुम्हें इजी लगने लगा।
फिर भी अगर हार्ड लग रहा है दोबारा बनाओ, खुद से रिवीजन करो, मैथ में मजा लो। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मार्क्स अच्छा लाने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में तुम्हें हर टॉपिक का, हर चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम है, वहां से देख लो। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक का एप्लीकेशन जो हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ है। तुम्हें आर एस अग्रवाल सर, आर डी शर्मा सर, आर एस बंसल सर का सब मैथ को मैं कवर कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मेरे चैनल का हर एक प्लेलिस्ट में जाके तुम अपना जरूरत का चीज को खोज लो। आगे जो नहीं मिलेगा मैं उसे भी धीरे धीरे रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, सिर्फ तुम लोगों के लिए। अच्छा मार्क्स लाओ, यही मेरा दिल से तमन्ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स ट्यूटर। बाय।